जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल व अद्वैतिहासिक काल का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का दोस्तों नया चैप्टर होने वाला है महाजनपद काल। ठीक है दोस्तों, महाजनपद काल, इसे हम लोग प्राक मौर्य युग भी कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि मौर्य काल के आने से पहले का काल। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की हमारा वीडियो नहीं देखी है या आप इससे पहले किसी चैप्टर का अध्ययन करना चाहते हैं जैसे अद्वैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, तो दोस्तों हमारे चैनल पर हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो सीक्वेंस लगी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो महाजनपद काल से। दोस्तों, महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा गया दोस्तों। द्वितीय नगरीय क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले जो नगरीय क्रांति थी वह हड़प्पा सिविलाइजेशन को कहा गया, अतः यह द्वितीय नगरीय क्रांति थी। और इसका जो शब्द है द्वितीय नगरीय क्रांति वो चाइल्ड गार्डन चाइल्ड ने इस्तेमाल किया और इनकी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन में इन्होंने यह लिखा दोस्तों। उन्होंने नगरीय क्रांति के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का भी उल्लेख किया, जिसमें से दोस्तों पहला है शासक वर्ग का उदय। जब भी नगरीय क्रांति होती है तो दोस्तों शासक वर्ग उत्पन्न हो जाता है और उसका चलन भी हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों धर्म का प्रचलन अधिक हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों इमारतों का अस्तित्व में आना भी हो जाता है दोस्तों। मुद्रा का चलन भी बढ़ जाता है, व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि होती है दोस्तों। इसके बाद में लेखन कला भी यानी कि लिपि भी का भी ज्ञान होने लगता है दोस्तों, नई नई लिपियां आने लगती है। इसके बाद में कर व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाती है, वैज्ञानिक प्रगति भी होती है दोस्तों, तथा उत्पादक वर्ग की प्रधानता होती है। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, जिस प्रकार के तत्व का वर्णन जो है गार्डन चाइल्ड ने किया था अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन में, वे सभी तत्व हमें 6वीं शताब्दी के आसपास गंगा यमुना दोआब में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो द्वितीय नगरीय क्रांति हुई वह गंगा यमुना दोआब के आसपास के क्षेत्रों में हुई दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। और अभी हम सभी स्थलों का अध्ययन मैप के सहारे से करेंगे दोस्तों। इसके बाद में जो प्रथम नगरीय क्रांति थी दोस्तों वह कांस्ययुगीन सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया दोस्तों, इसलिए यह द्वितीय नगरीय क्रांति थी। हम लोग इसका अध्ययन पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, सबसे पुराने सिक्के 5वीं सदी के थे दोस्तों, और इन्हें पंचमार्क यानी कि आह सिक्के कहते थे। आह सिक्के से तात्पर्य दोस्तों चांदी के एक गोल सिक्के होते थे जिस पर ये लोग आहत करके अपनी मोहर छाप देते थे, जिसे पंचमार्क सिक्के या आह सिक्के कहते थे। यह मूलतः चांदी के होते थे दोस्तों, यह अधिकांशतः चांदी के ही देखने को मिले हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है कि आह सिक्के जिनको बौद्ध साहित्य में करशापड़ भी कहा गया है, यानी कि बौद्ध साहित्य में जो इनका उल्लेख है वो करशापड़ नाम से है दोस्तों। ठीक है, आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में था, परंतु इससे मतलब इन सिक्कों से व्यापार व वाणिज्य की स्थिति में काफी सुधार हुआ दोस्तों, अतः इनका प्रयोग अदरबी क्षेत्रों में होने लगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था दोस्तों सिक्कों से रिलेटेड। हम लोग एक टॉपिक न्यूमिस्मेटिक पढ़ेंगे जिसका अर्थ होता है सिक्कों का अध्ययन, उसमें हम लोग सभी प्रकार के सिक्कों का अध्ययन करेंगे। यह एक प्रकार का बस परिचय है कि शताब्दी के आसपास किस प्रकार के सिक्कों का चलन था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट हमारा बिंदु 16 महाजनपद काल व उनकी राजधानियां। दोस्तों, हम लोग जनपद का स्थान भी महत्वपूर्ण है, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे और यह स्थिति याद रखेंगे कि वह किस स्थान पर है। जैसे कि दोस्तों पहला है कम्बोज। यह दोस्तों अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित था कम्बोज, और इसकी राजधानी थी दोस्तों राजपुर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसमें किसी किसी स्थान में 2 या 3 भी राजधानियां रही हैं दोस्तों। हम लोग प्रमुखता राजधानियों का अध्ययन करेंगे, बाकी की राजधानियां हैं उनका अध्ययन हम लोग एक चार्ट बना करके उसमें करेंगे दोस्तों। तो पहला था कम्बोज जिसकी राजधानी रही है राजपुर। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों तक्षशिला गांधार जिसकी राजधानी रही थी तक्षशिला दोस्तों। यह पाकिस्तान का क्षेत्र है और कम्बोज जो है वो अफगानिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट है बिंदु दोस्तों, नेक्स्ट जो महाजनपद काल का स्थल था दोस्तों वह है कुरु। कुरु दोस्तों यह कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, यानी हरियाणा के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, और इसकी राजधानी हस्तिनापुर व कुरुक्षेत्र भी रही है दोस्तों, और इंद्रप्रस्थ भी रही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसकी राजधानियां बदलती रही हैं। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है पांचाल। पांचाल दोस्तों कन्नौज क्षेत्र का मतलब स्थल था और इसकी राजधानी भी कन्नौज ही थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य दोस्तों राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी विराटनगर थी दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों अवंती। अवंती जो क्षेत्र था दोस्तों वह कुछ गुजरात व राजस्थान के मध्य का क्षेत्र था, जिसमें महाराष्ट्र का भी मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग आता है, और इसकी जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है चेदी। चेदी दोस्तों शक्तिमान इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों वत्स।
वश जो है उसकी कौशाम्बी इसकी राजधानी हुआ करती थी। जो प्रयागराज के पास में कौशाम्बी पड़ता है वह इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों सूरसेन। सूरसेन मथुरा मतलब सूरसेन क्षेत्र था, उसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट जो मगध स्थल है, सॉरी महाजनपद काल का स्थल है, वह दोस्तों कौशल, जिसको श्रावस्ती राजधानी हुआ करती थी। यह दोस्तों नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है काशी। काशी दोस्तों, काशी बनारस इसकी राजधानी हुआ करती थी। और इसके बाद में नेक्स्ट स्थल है दोस्तों वज्जी, जो वैशाली है इसकी राजधानी, ये दोस्तों नेपाल में स्थित है। वज्जी नेपाल में स्थित है। और दोस्तों कपिलवस्तु भी नेपाल में स्थित है। कपिलवस्तु बौद्ध ग्रंथ यानी महात्मा बुद्ध का स्थल था दोस्तों कपिलवस्तु। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों बिंदु है मल्ल। मल्ल दोस्तों कुशीनगर या पावापुरी इसकी राजधानी रही है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है अंग। अंग दोस्तों चंपा नगरी इसकी राजधानी रही है, या चंपा भी इसकी कहते हैं, चंपा भी राजधानी रही है। नेक्स्ट दोस्तों क्षेत्र है मगध। मगध की 2 राजधानियां थी दोस्तों, राजगृह और पाटलिपुत्र, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थी दोस्तों, क्योंकि जो राजगृह था वह जल दुर्ग था। जल दुर्ग से तात्पर्य दोस्तों उसको पहुंचने के लिए, यानी कि राजगृह में पहुंचने के लिए हमें किसी न किसी नदी को पार करना पड़ता था, जैसे कि दोस्तों गंगा, गंडक व सोन नदी। इन तीनों में से हमें किसी न किसी नदी को जरूर पार करना पड़ेगा अगर हमें राजगृह में जाना होगा दोस्तों। और उस समय क्या होता था कि राजधानी हमेशा ऐसी जगह बनाई जाती थी जो युद्ध के परिपेक्ष के हिसाब से बहुत ही सेफ हो दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो पाटलिपुत्र है उस पहाड़ी दुर्ग है वह एक प्रकार का, और इसमें 5 पहाड़ियां पाई जाती हैं जो इसको पहाड़ी दुर्ग में कन्वर्ट करती हैं दोस्तों, जिसमें से पहली है बरा, दूसरी है वृषभ, तीसरी है ऋषिगिर, चौथी है चैतक और 5वीं है बैरा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये 5 पहाड़ी थी जो इसको घेरे हुए थी पाटलिपुत्र को दोस्तों। तो ये हम लोगों ने 15 महाजनपद देखे। 16वां है दोस्तों अश्मक, जिसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है दोस्तों, यह दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद कालीन स्थल था दोस्तों अश्मक। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 16 महाजनपद के स्थल व उनकी राजधानियां देखी दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय किस प्रकार होगा दोस्तों, यह भी हमें देखना होगा। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर जो क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उसका पूर्ण विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था दोस्तों। जो उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों की स्थिति थी, यानी कि छोटे छोटे कबीले थे दोस्तों, और उसके जो पूर्ण क्षेत्रीय राज्य बनने की जो प्रवृत्ति है वह हमें 6वीं शताब्दी में पूर्णतः दिखाई पड़ती है कि हाँ, इस समय तक आते आते एक बड़े बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे दोस्तों। और इसके बाद में भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है दोस्तों, और अगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, इन दोनों में हमें 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र की सूची और अगुत्तर निकाय की सूची में कुछ अंतर है दोस्तों, यानी कि इन दोनों में राज्य तो 16 दिए हैं, परंतु इनके नाम में कुछ डिफरेंस मिलता है दोस्तों। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों कि अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी व कौशल, ये 6 महाजनपदों का रूप समान मिलता है, यानी कि इन 6 के नाम हमें भगवती सूत्र में भी मिलते हैं और अंगुत्तर निकाय में भी मिलते हैं। परंतु इसके अलावा जो 10 हैं उसमें से 2 के मलवा की पहचान अवंती से हुई है, वह मोल की पहचान मल्ल से की गई है। शेष जो बाकी के 8 हैं उनकी वो एक नए राज्य के में इसमें दूसरे राज्य दिए गए हैं और इसमें दूसरे राज्य दिए गए हैं। इस प्रकार से अलग अलग राज्य दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ, जिसमें से 2 प्रकार के राज्य थे। पहला था राजतंत्र, दूसरा था गणतंत्र। राजतंत्र में दोस्तों क्या होता था कि राजा अध्यक्ष होता था, यानी कि जो राज्य का जो भार होता था वो राजा के कंधों पर होता था, परंतु जो गणराज्य होते थे वह शासन राजा न करके एक संघ द्वारा होता था। इस प्रकार से जो एग्जाम्पल है राज्यों के वह वज्जी व मल्ल थे दोस्तों। इन महाजनपद में राजाओं का जो शासन होता था, परंतु अलग अलग शासन व्यवस्था होती थी, और महाजनपद में गणराज्य कहा जाता था। इन गणराज्यों में 1 से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। यानी जो गणतंत्र होता था उसमें जितने लोग शासक होते थे उन सभी को राजा कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बिंदु है मगध का उत्कर्ष। मगध दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था महाजनपद काल में,
तो इसका हमें उत्कर्ष देखना होगा दोस्तों। इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी रखनी होगी। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है, परंतु अथर्ववेद में हमें इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में क्या है कि एक कीटक या किराट नामक जाति व उसके शासक प्रमगंध का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है, परंतु स्पष्ट रूप से मगध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में हमें प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। इन ग्रंथों के अनुसार जो प्रथम वंश था वह बृहदत्त वंश था दोस्तों। कई बुकों में हमें जो प्रथम वंश है वो हर्यक वंश से स्टार्टिंग की जाती है, परंतु जो अथर्ववेद व ऋग्वेद के कुछ पार्ट से हमें यह जानकारी मिलती है जो मगध का प्रथम वंश था वह बृहदत्त वंश था दोस्तों। ठीक है, तो बृहदत्त वंश का हमें अध्ययन करना होगा। इसका जो प्रमुख बिंदु है दोस्तों कि जो वैदिक साहित्य में मगध के इतिहास की स्पष्ट जानकारी मिलती थी। ठीक है दोस्तों, वैदिक साहित्य में हमें मगध की इतिहास की स्पष्ट जानकारी मिलती है जो हमें अथर्ववेद से मिलती है दोस्तों। ठीक है, इसमें प्रमगंध के अतिरिक्त मगध के अन्य किसी शासक का उल्लेख नहीं हुआ है। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों से मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है, इन ग्रंथों के अनुसार मगध की सबसे प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक था वह बृहदत्त था दोस्तों। वह जरासंध का पिता था। ठीक है दोस्तों, पिता था एवं वसु तथा चैद उपरिचर का पुत्र था दोस्तों। जो वसु थे दोस्तों, उन्होंने मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहते थे, की स्थापना की थी दोस्तों वसु जी ने। ठीक है, जो बृहदत्त के पिता थे दोस्तों। बृहदत्त का जो पुत्र था जरासंध, वह एक पराक्रमी शासक था। उसने अनेक राजाओं को पराजित भी किया था दोस्तों। अंततोगत्ता उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, इसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है जरासंध का दोस्तों। रिपुंजय इस वंश के बृहदत्त का अंतिम शासक था। रिपुंजय जो था वो बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रथम वंश बृहदत्त वंश का हम लोगों ने अध्ययन किया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बिंदु है दोस्तों हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है दोस्तों। पितृहंता का तात्पर्य दोस्तों अपने पिता की स्वयं हत्या करने वाला वंश दोस्तों। इस वंश के अधिकांश राजाओं ने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन हथियाया, इसलिए इस वंश को पितृहत्या वंश भी कहते हैं। वैसे इस वंश का नाम हर्यक वंश है दोस्तों। बृहदत्त वंश के पश्चात मगध में जो नया राजवंश सत्ता में आया वह हर्यक वंश था दोस्तों। जिसे हर्यक वंश के नाम से ही वह विख्यात हुआ दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ में इस वंश को हर्यक वंश कहा गया है, अतः इसका नाम भी हर्यक वंश रखा गया। इस वंश के संस्थापक बिंबसार थे। वह इस वंश का प्रथम जो महान शासक था वह बिंबसार ही हुआ दोस्तों, जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बिंबसार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बिंबसार जिसका उपनाम श्रेणीय था दोस्तों। इसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया दोस्तों। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है दोस्तों। बिंबसार मगध के पहले वंश हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह थी दोस्तों। बिंबसार ने विजयों एवं वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया था। इसने 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसने अपना राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि उसका राज्य का विस्तार हो सके। इसके वैवाहिक संबंध देखते हैं दोस्तों। प्रथम है, जो प्रथम विवाह हुआ था वह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना यानी छलना के साथ किया गया दोस्तों। इसका जो द्वितीय विवाह था वह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से किया गया। इसे दहेज में काशी भी प्राप्त हुई इस विवाह से। नेक्स्ट है दोस्तों इसका तीसरा विवाह देखते हैं। इसका तीसरा विवाह मद्र देश कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा से हुआ दोस्तों। इसका हम लोग अध्ययन मैप के सहारे भी करेंगे दोस्तों, लेकिन इसे हम लोगों को तथ्य समझना यहाँ से आसानी होगी इन वन लाइनर से। बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रदोत की पीलिया यानी पांडु नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था, जिससे मैत्री संबंध स्थापित हुए दोस्तों। इस प्रकार इसने अवंती राज्य से भी मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। उस राज्य के राजा को पीलिया हो गया था, उसे अपने जो उस समय का राजवैद्य था जीवक उसे बेचकर उन्हें ठीक किया, जिससे उनके और अवंती नरेश के, जिनका नाम प्रचंड प्रगोत था, उनके मैत्री संबंध स्थापित हो गए। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, बिंबसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था दोस्तों। बिंबसार ने अंग देश को भी विजय कर लिया था। ठीक है दोस्तों, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मतों का पोषक था दोस्तों। इसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना भी की थी और इसकी हत्या इसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं शासक। इसके बाद अजातशत्रु आया। अजातशत्रु जिसका उपनाम था कुणिक,
जिसने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया दोस्तों। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ और पहले तो प्रसेनजीत की हार हो गई, परंतु बाद में समझौता हो गया। समझौते में दोस्तों क्या हुआ, प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा का जो विवाह था वह अजातशत्रु से कर दिया गया। इस प्रकार इसने युद्ध भी किया और विवाह संबंध भी स्थापित किए अजातशत्रु ने प्रसेनजीत से। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, जिसमें वैशाली को अजातशत्रु ने जीत लिया था दोस्तों। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया था। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, यह बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था, जिस प्रकार से इसका पिता बिंबिसार था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, यह क्वेश्चन वन लाइनर में आ सकता है कि किसके शासनकाल में बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ दोस्तों। तो ये अजातशत्रु है। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है, राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। इसने अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया दोस्तों। इसके शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसकी हत्या इसके ही पुत्र उदयन ने कर दी दोस्तों। जिस प्रकार से इसने अपने पिता की हत्या की थी बिंबिसार की, उसी प्रकार से उदयन जो इसका पुत्र था उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी दोस्तों। इसीलिए इस वंश को पितृहंता कहा गया, क्योंकि इस वंश के जो पुत्र थे वो अपने पिता की हत्या कर देते थे दोस्तों। नेक्स्ट है उदयन। उदयन जिसका उपनाम उदयभद्र था दोस्तों। इसने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया दोस्तों। उदयन ने गंगा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक एक नगर की स्थापना की दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पाटलिपुत्र जो आज के समय में जिसको पटना कहते हैं उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना उदयन ने की थी, जो हिरण्यक वंश का था दोस्तों। राजगृह में अपनी राजधानी स्थानांतरित की, मतलब इसने राजगृह से स्थानांतरित अपनी राजधानी कर दी पाटलिपुत्र में दोस्तों। और इसकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा भोंककर कर दी थी। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, उदयन के 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक व नागदाश ने क्रमवार राज्य किया। पुराणों तथा कथा कोश में नागदाश का एक नाम दर्शक भी मिलता है दोस्तों। बाद में जनता ने इन पुत्रहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य आत्मज को राजा बना दिया। शिशुनाग जो एक अमात्य था, वह एक योग्य पुरुष था दोस्तों, जिस वजह से जो उस समय का जो जनता थी उसने इन प्रतहंताओं को यानी कि इन तीनों को शासन से उतारकर शिशुनाग को शासन में बिठा दिया, यानी राजा बना दिया दोस्तों। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश दोस्तों, इसका संस्थापक था शिशुनाग। यह बनारस का गवर्नर हुआ करता था राजा बनने से पहले, और शिशु अवस्था में इसके माता पिता ने इसका परित्याग कर दिया था तथा इसकी रक्षा एक नाग ने की थी, इसलिए इसका जो नाम है वह शिशुनाग पड़ा और यह शिशुनाग नाम से प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका जीवन परिचय देखते हैं शिशुनाग का। इसकी सबसे बड़ी जो सफलता थी वह अवंती राज्य को जीतकर इसे मगध में साम्राज्य में मिलाना था दोस्तों। और जो इसका शासन काल था वह 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक था दोस्तों। इसने अपनी राजधानी वैशाली से स्थानांतरित कर दी थी, यानी जो पाटलिपुत्र राजधानी थी उदयन के समय से, वह इसने स्थानांतरित कर दी थी वैशाली में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसका पुत्र देखते हैं दोस्तों, काल अशोक, जिसका उपनाम काकवर्ण भी था दोस्तों। इसका जो शासन काल है वह है 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। इसके पिता शिशुनाग ने जो राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दी थी, वही राजधानी काल अशोक के समय में वापस पुनः पाटलिपुत्र आ गई दोस्तों। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही, मतलब यहाँ से लेकर के अब मगध की राजधानी परमानेंटली पाटलिपुत्र ही रहेगी दोस्तों। काल अशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई दोस्तों। इससे पहले जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, जो बौद्ध के खत्म मतलब महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद जो हुई थी, वो हुई थी अजातशत्रु के समय में। उसके बाद में दूसरी बौद्ध संगीति थी, ये काल अशोक के समय हुई थी, और दोनों ही संरक्षक थे। उधर अजातशत्रु था और इधर काल अशोक थे संरक्षक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इनकी जो हत्या हुई वह राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने इन्हें छुरा मार देने के कारण हो गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, इनके पुत्र
के बारे में देखते हैं। महानंदिनी, जिनका उपनाम था नंदीवर्धन दोस्तों, इनका शासनकाल था 366 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। और महाबोधि वंश के अनुसार काल अशोक की हत्या के बाद उसके 10 पुत्रों, जिन 10 के नाम हमें याद नहीं करने हैं दोस्तों, इसमें एक नंदीवर्धन भी थे, ने संयुक्त रूप से 22 वर्षों तक शासन किया, जिसमें सर्वप्रमुख मतलब जो प्रमुख रूप से जो शासनकाल जिनका उल्लेखनीय है वह है महानंदी या नंदीवर्धन दोस्तों। महानंदिनी के शासनकाल में कोई उल्लेख घटित घटना नहीं है, मतलब कोई सी विशेष घटना नहीं है जो इनके शासनकाल में जिसका उल्लेख किया जा सके। महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, बस यही इसका एक उल्लेखनीय बिंदु है। महापद्मनंद के ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर नए राजवंश की स्थापना की, जो नंद वंश के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट दोस्तों मगध का वंश है नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद में मगध का जो राज्य है वह नंद वंश के हाथों में आ गया। महानंदिन का वध कर एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने कर दिया दोस्तों। ये जो महापद्मनंद थे यह एक शूद्र दासी के पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। ये एक क्षत्रिय कुल से नहीं थे, यह शूद्र दासी पुत्र थे। नंद वंश के कुल 9 राजा हुए थे, इसी कारण इसे नवनंद कहा जाता है दोस्तों। महाबोधि वंश यह एक ग्रंथ है दोस्तों, महाबोधि वंश। इनमें इनके नाम इस प्रकार मिलते हैं, हमें नाम याद नहीं करते हैं, टोटल 9 के नाम याद नहीं करने हमें। महाबोधि वंश जो ग्रंथ है उसमें उग्रसेन व पुराणों में महापद्मनंद इनको कहा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद यह गैर क्षत्रिय शूद्र शासकों में प्रथम थे, मतलब यह क्षत्रिय नहीं थे, यह शूद्र शासक थे दोस्तों। इसने पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जा सकता है, मतलब यह इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें पूरे मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया अब तक के। इसके बाद में तो अशोक हुए, जो अशोक महान जिन्हें सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया, लेकिन इससे पहले तक इन्हें सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया दोस्तों। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने कलिंग पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से जैन प्रतिमा उठा लाया था, ठीक है दोस्तों। पुराणों में इसे एक छत्र व एकराट शासक कहा गया है। व्याकरणाचार्य जो पर्णी थे, ठीक है दोस्तों, इसमें इनके मित्र थे दोस्तों। पर्णी जो व्याकरणाचार्य थे वह इनके मित्र थे दोस्तों। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट थे। यह प्रथम थे जो इतने महान शासक हुए दोस्तों। इससे पहले तक शासकों का जो राज्य था वो इतना विराट नहीं रहा दोस्तों जितना इनका था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। इसके मध्य के जो राजा थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि उनके बारे में कुछ विशिष्ट हो, लेकिन नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद यह विशेष था दोस्तों। इसके बाद में सिकंदर का आक्रमण हुआ तथा उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो गई दोस्तों। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी दोस्तों, ठीक है। तो यह अंतिम शासक था नंद वंश का दोस्तों। इसी शासक के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। यह सिकंदर जो था इसी के शासन के समय भारत पर आक्रमण करने आया था दोस्तों। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। धनानंद के जैन अमत शकटाल तथा शूलभद्र थे दोस्तों। और उपवर्ष वररुचि और कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए दोस्तों। ये कुछ विद्वान थे जो नंद काल में उत्पन्न हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नंद वंश का भी प्रारंभ और अंतिम शासक देखा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं तक होगा और हमने सिकंदर के आक्रमण से पहले का भारतीय इतिहास यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों होगा विदेशी आक्रमण, जिसमें हम लोग सिकंदर का आक्रमण भी देखेंगे और इसके बाद में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे मौर्य काल का, मौर्य साम्राज्य का, ठीक है दोस्तों। तो हमारे आज की क्लास यहीं तक होगी और जो भी हमारे मित्र इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा आप इससे पहले की क्लास देखना चाहते हैं तो हमारी हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इससे पहले की क्लास भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।